हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू द अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में बच्चों आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम जो पिछली क्लास हमारी अधूरी रह गई थी उसका हम आगे पोर्शन करेंगे। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉपिक था। और भारत का जो है संवैधानिक इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। और इसमें जो है हमने पिछली क्लास में 1935 का भारत शासन अधिनियम है वहाँ तक कवर कर लिया था। अब बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी में ही। आगे हमारा अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम के बाद में फिर हम आगे पढ़ेंगे बच्चों 1940 का अगस्त प्रस्ताव जो है। ये इसमें क्या था बच्चों, जो अगस्त प्रस्ताव जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो दिया गया था, तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यह भारत में संविधान सभा की मांग की प्रथम स्वीकृति थी बच्चों। ठीक है, तो संविधान सभा की जो मांग हम कर रहे थे, तो ये पहली जो है स्वीकृति थी संविधान सभा की मांग की। और इसमें जो है इस प्रस्ताव में क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, वो हम देख लेते हैं। इसमें जो वायसराय है उसकी परिषद में भारतीयों की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा, ये कहा गया था इसमें। और एक युद्ध सलाहकार समिति है उसका गठन किया जाएगा। और इसके अलावा युद्ध के बाद भारतीयों को जो है स्वराज जो है दिया जाएगा। स्वराज मीन्स यहाँ पे सेल्फ रूल जो होता है वो आपको दिया जाएगा। तो ये जो है अगस्त प्रस्ताव जो है इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई थी कि भाई वायसराय है उसकी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा और युद्ध में भारतीयों को स्वराज जो दिया जाएगा। तो ये जो है 1940 का अगस्त प्रस्ताव में कंडीशंस थी बच्चों। बट ये अगस्त प्रस्ताव है, इसके प्रपोजल को कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिया गया था फिर। ठीक है, तो इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे, उन्होंने इसे दरवाजे पर लगी जंग की एक कील कहा है, दरवाजे पर जंग लगी एक कील कहा है इस अगस्त प्रस्ताव को, जो 1940 में अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था ये प्रस्ताव हमें। तो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। और इस अगस्त प्रस्ताव को जो ठुकराया गया, तो इसके विरोध में 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो शुरू किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव जो है के विरोध में 1940 में क्या शुरू किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये 1940 में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव दिया 1940 में। और इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है जब हुआ, तो सबसे पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में किसके द्वारा दिया गया था? ये जो है गांधी जी के द्वारा। और ये किसके विरोध में दिया गया था बच्चों? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है 1940 में शुरू किया गया था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये कहाँ से शुरू किया गया था? ये महाराष्ट्र में एक जगह है पवनार आश्रम। तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। अब जो नेक्स्ट जो है बच्चों, फिर 1940 का अगस्त प्रस्ताव के बाद में भारत में अगले ही 2 साल में फिर 1942 ईस्वी में आता है क्रिप्स मिशन। तो इस क्रिप्स मिशन में जो है क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन है, उसके दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था ये आपको ध्यान में रखना है? विंसेंट चर्चिल हुआ करते थे। तो विंसेंट चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब क्रिप्स मिशन जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है भारत में भेजा गया। तो भारतीयों के लिए जो है भेजा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इस क्रिप्स मिशन जो है जो ये आपका आया, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें थी। जो ये क्रिप्स मिशन बच्चों ये आया, इस मिशन को जो गांधी जी ने कहा है पोस्ट डेटेड चेक। तो क्रिप्स मिशन है वो उसको क्या कहा है गांधी जी ने? पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा है? गांधी जी ने। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इस मिशन को क्या कहा है? इस मिशन को कहा है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए सिंकिंग बैंक। तो पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए सिंकिंग बैंक तो कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? गांधी जी ने। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रस्ताव रखे गए भारतीयों के लिए इस क्रिप्स मिशन में वो हम देख लेते हैं बच्चों। 1942 में आया एक क्रिप्स मिशन।
तो इसके तहत भारतीयों को प्रस्ताव क्या क्या दिए गए थे, तो क्या क्या प्रपोजल्स थे बच्चों। पहला जो है, इसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए कहा गया कि भाई युद्ध के बाद भारत की संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो उस विधानसभा का निर्माण किया जाएगा और मुस्लिम लीग है को इसे स्वीकार करने या न करने का अधिकार दिया जाएगा कि भाई इसको स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी। और भारतीय संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो ब्रिटेन की होगी। इस प्रकार जो है बच्चों ये प्रपोजल्स थे, ये जो प्रस्ताव रखे गए थे क्रिप्स मिशन में, और इसमें भारत को एक डोमिनियन जो है राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है प्रस्ताव रखे गए थे इस क्रिप्स मिशन में, लेकिन जो है इस क्रिप्स मिशन है इसको भी हमारे द्वारा है ठुकरा दिया गया था। ठीक है, तो 1942 ईस्वी में बच्चों ये आया आपका क्रिप्स मिशन और ये प्रपोजल्स थे। तो इस क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव दोनों को ही हमारे द्वारा ठुकरा दिया गया था। और फिर बच्चों 8 अगस्त 1942 जो है से कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन है कांग्रेस के द्वारा कब शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, और ये कांग्रेस के द्वारा बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। तो बच्चों जो आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन है बम्बई से शुरू किया गया, और बम्बई में भी कहाँ पे ग्वालियर टैंक मैदान होता है वहाँ से शुरू किया गया। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा जो नारा दिया गया करो या मरो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। तो करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा बच्चों किस दौरान दिया गया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। और बच्चों ये क्यों दिया गया था, क्योंकि सेकंड जो वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम, और उसी के दौरान ब्रिटेन की सेना जो है में भारतीय सैनिकों पर जो जापान के हवाई जो फायर का हमले का खतरा था हम पर। ठीक है, तो जापान पर जो अमेरिका द्वारा जो हवाई फायर हो रहे थे और ब्रिटेन जो है कि सेना में हमारे भारतीय थे तो उसका खतरा था। तो इस प्रकार जो है बच्चों इसी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है करो मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और जैसे ही बच्चों फिर सेकेंड वर्ल्ड वार है वो ख़त्म होता है, तो जापान में अमेरिका के सामने जो है जापान ने क्या किया, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। और जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जो है नामक शहर पर बम बरसाए थे, तो ऐसा विनाश फिर कभी न हो, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति बनाए रखने के लिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ जो है का गठन किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। क्यों किया गया था, क्योंकि बच्चों जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम बरसाए थे अमेरिका ने, ठीक है, तो ऐसी जो है तबाही, ऐसा जो विनाश है फिर जो से ना हो, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों एक तरफ तो जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र जो है संगठन है, तो इसने जो है दबाव बनाना शुरू किया ब्रिटेन के ऊपर कि जिन जिन प्रांतों को या जिन जिन देशों को आपने उपनिवेश बना रखा है उन सभी को आप धीरे धीरे जो है स्वराज दीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट उनको जो है बनाइए। और दूसरा जो है बच्चों, दूसरी तरफ एक ये भी हुआ कि ब्रिटेन के पास इतने फंड भी नहीं थे कि वो भारत में जो है शासन कर सके, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में बहुत ज़्यादा जो है क्षति या फाइनेंशियल जो है आर्थिक जो है मंदी छा गई थी पूरे विश्व भर में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ब्रिटेन के पास इतने फंड भी नहीं थे कि वो भारत में जो है शासन कर सकें। और दूसरी जो है तरफ से यूएनओ ने भी जो है दबाव बनाना शुरू किया ब्रिटेन के ऊपर कि आप जिन जिन देशों को आपने उपनिवेश बना रखा है उन सभी को आप जो है स्वराज दे दीजिए। तो इस प्रकार बच्चों हमारी आज़ादी की जो है शुरुआत होती है, इसलिए हमारी सारी की सारी जो है मांगे मान ली गई अंग्रेज़ों के द्वारा। और फिर 1946 ईस्वी में आता है भारत में कैबिनेट मिशन योजना। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, भारत में कैबिनेट मिशन योजना है वो कब जो है आता है, 1946 में भेजा गया। तो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भेजा गया। और इसमें जो ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में देना है बच्चों।
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब कैबिनेट मिशन योजना हमारे भारत में भेजा गया तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली जो है हुआ करते थे। और इस मिशन को 3 लोगों की सदस्यता में भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन है उसको 3 लोगों की सदस्यता में भेजा गया था, जिसमें आपके जो है ये स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं जो वाइसराय होते थे, पैंथिक लॉरेंस है ये राज्य सचिव होते थे भारत के, और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये इन 3 सदस्यों की देखरेख में या 3 सदस्यों की देखरेख में इसको भेजा गया था कैबिनेट मिशन योजना को 1946 में। बच्चों इस जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत फिर 1 जुलाई 1946 को भारत में संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन हुए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन योजना के ही तहत 1946 में ही 1946 की 1 जुलाई को भारत में जो है संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन हुए थे। तो इलेक्शंस हुए थे संविधान सभा के प्रथम, और फिर जो इलेक्शन हुए बच्चों, और इन्हीं इलेक्शंस के द्वारा फिर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 जुलाई 1946 को भारत में संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन हुए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हमारी संविधान सभा में कुल जो है कितने सदस्य थे? हमारी संविधान सभा है उसमें कुल 389 जो है सदस्य थे। 389 जो है सदस्य हुआ करते थे हमारी संविधान सभा में, जिसमें जो है 292 जो सदस्य है वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, जितने भी ब्रिटिश जो प्रांत हुआ करते थे अंग्रेज़ों के अधिकार में, और 93 जो है हमारी देसी रियासतों से सदस्य थे, और 4 जो है ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। तो इस प्रकार जो है टोटल जो है 389 सदस्य हुआ करते थे संविधान सभा में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ब्रिटिश प्रांतों से 292 है, 93 देसी रियासत हैं, और 4 जो है ब्रिटिश कमिश्नरी हुआ करती थी। और बच्चों फिर जो इलेक्शंस जो है, बट जो इलेक्शन है 389 सीटों पे नहीं हुए, सिर्फ जो है 200 जो है 96 सीटों पर हुए, जो आपकी ये 292 और प्लस 4 292 और 4 इन सीटों पे हुए। देसी रियासत ये 93 वाले इन पे नहीं हुए। तो इलेक्शंस सिर्फ जो है 296 सीटों पर हुआ, बाकी जो है 93 सीटों पर जो है नॉमिनेशन जो है मनोनयन हुआ था। ठीक है, तो इलेक्शंस नहीं हुआ, 93 सीटों पे क्या हुआ? नॉमिनेशन हुआ, जो नॉमिनेट किया गया। तो इस प्रकार बच्चों 296 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमारी जो है प्रमुख 2 पार्टियां होती थी, जिनमें एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी और एक मुस्लिम लीग होती थी। ठीक है, कुछ अन्य जो है दल भी थे। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 208 जो है सीटों पर पूर्ण बहुमत इसको मिलता है। 73 जो है सीटें जीतती है मुस्लिम लीग, और जो है निर्दलीय जो होते हैं, जो अन्य होते हैं अदर, उनके पास आती है 15 सीटें। तो इस प्रकार जो 296 जो सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस के पास, 73 मुस्लिम लीग के पास, और 15 जो है अन्य जो है निर्दलीयों के पास थी। तो बच्चों इस प्रकार से जो है उसमें भारत का जो वाइसराय कौन होता था? लॉर्ड ये वेवेल हुआ करता था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था, और उसी की अध्यक्षता में लॉर्ड वेवेल हैं, इसी की अध्यक्षता में भारत की सबसे पहली जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार मीन्स अस्थायी जो सरकार। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है बच्चों कि भारत की जो है सबसे पहली जो सरकार थी वो अस्थायी अंतरिम सरकार थी, और ये किसकी जो है अध्यक्षता में हुई थी? ये बच्चों हमारे वाइसराय होते थे भारत के लॉर्ड वेवेल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। और भारत की जो प्रथम अंतरिम जो सरकार थी, जिसको हम अस्थायी सरकार कहेंगे, ये स्थायी सरकार नहीं थी, ये अंतरिम सरकार थी, मतलब परमानेंट नहीं थी बच्चों, ये टेम्परेरी सरकार बनाई गई थी। तो भारत की प्रथम अंतरिम या अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ, और ये लॉर्ड वेवेल की अगुवाई में हुआ। तो भारत के वाइसराय लॉर्ड वेवेल हुआ करते थे, उसी की ही अगुवाई में भारत की प्रथम अंतरिम या अस्थायी सरकार का गठन हुआ। कब हुआ बच्चों? 2 सितंबर 1946 को हुआ। ठीक है, तो ये जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ, कैबिनेट जो है ऑफ अंतरिम जो है गवर्नमेंट, तो इंटरिम जो गवर्नमेंट जो की कैबिनेट बनाई गई, फिर जो अंतरिम जो सरकार बनी थी, फिर उसका मंत्रिमंडल बनाएगा। तो उस मंत्रिमंडल में बच्चों कौन कौन जो इम्पोर्टेंट जो है सदस्य थे वो सारे हम देखेंगे, और ये सभी आपको याद करना है। ठीक है, तो अंतरिम सरकार जो नॉन परमानेंट सरकार थी,
उसका मंत्रिमंडल जो कैबिनेट आपको याद में रखना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे बच्चों जो चेयरमैन कौन होते थे इस अंतरिम सरकार के, लॉर्ड वेवल जो भारत के वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड वेवल। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड वेवल, उपाध्यक्ष जो है वाइस चेयरमैन बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। और ये विदेश मामलों के मंत्रालयों को भी देखते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमारे बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सूचना प्रसारण मंत्री भी थे ये। डिफेंस जो है मिनिस्ट्री जो है दी गई एस बलदेव सिंह को, और जो रक्षा मंत्रालय किसके पास था? एस बलदेव सिंह के पास। शिक्षा मंत्रालय जो है बच्चों एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया सी राजगोपालाचार्य को। तो एजुकेशन मिनिस्टर किसे बनाया गया था? सी राजगोपालाचार्य को। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, क्या बनाया गया बच्चों? कृषि मंत्री। तो ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हैं। और बच्चों लगभग जो है 15 जो है ये इम्पोर्टेंट आपके जो है सदस्य थे इस मंत्रिमंडल में। तो बाकी के हम और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चा जो हेल्थ मिनिस्टर है वो किसे बनाया गया था? गजनफर अली खान को बनाया गया था। तो गजनफर अली खान को बनाया गया था हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। और श्रम मंत्री हमारे बने थे बाबू जगजीवन राम जी, ठीक है। और कानून मिनिस्ट्री जो है कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। तो जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे। और वित्त मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था लियाकत अली खान को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो इंतरिम जो है अंतरिम जो गवर्नमेंट हमारी बनी थी अंतरिम सरकार, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है किससे बनाया गया था? तो भारत की अंतरिम सरकार जो पहली थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान को बनाया गया। सारे जो है आपको ये ध्यान में रखने हैं। वाणिज्य जो है कमर्शियल जो है मिनिस्ट्री जो दी गई थी आई ये चुंदरीगर को दी गई थी, चुंदरीगर। तो आई चुंदरीगर को वाणिज्य है मंत्री बनाया गया था। खान एवं बंदरगाह मंत्री जो है किसे बनाया गया था? ये HC भाभा को बनाया गया था। और उद्योग मंत्रालय जो है किसके पास था बच्चों? जॉन मथाई के पास। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो जो इंडस्ट्रियल जो मिनिस्ट्री जो होते थे वो किसके पास थी? जॉन मथाई के पास। रेल मंत्री जो हमारे थे अरुणा आसफ अली, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। और संचार मंत्री कौन थे? संचार मंत्री थे आपके अब्दुल रब निस्तार। तो अब्दुल रब निस्तार। ये सारी हमारी अंतरिम जो है सरकार का मंत्रिमंडल था। टोटल ये 15 जो है बच्चों ये आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। और सारे जो है आपके ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों संविधान सभा की जो है फिर बाद में 3 बैठकें हमारी हुई इम्पोर्टेंट। और इसमें जो 3 बैठकें हैं वो कब कब हुई थी? तो सबसे जो है पहली जो बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी जो बैठक हमारी संविधान सभा की अगले ही दूसरे दिन जो है हुई, 2 दिन के गैप पे 11 दिसंबर 1946 को हुई। और बच्चों तीसरी जो बैठक होती है संविधान सभा की वो है 11 से फिर अगले 2 दिन 13 दिसंबर 1946 को होती है। तो इस प्रकार जो है संविधान सभा जो है कि 3 बैठकें हमारी हुई। और इन 3 जो है बैठकों में सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसको जो है संविधान सभा का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन बच्चों ये अध्यक्ष है वो परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी ही बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष ये हमारे बनाए गए थे, ठीक है। तो जो अंतरिम जो गवर्नमेंट थे तो उसमें जो बच्चों हमारी संविधान सभा है उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है अगले 2 दिन के गैप पे। और बच्चों 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें हमारी संविधान सभा के जो अब परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दोनों ही काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई उसमें जो उपाध्यक्ष हमारे बनाए गए थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए डॉक्टर HC मुखर्जी को, ठीक है। और इसमें जो वैधानिक सलाहकार जो लीगल एडवाइजर है वो बनाएगा BN राव को।
तो बच्चों ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो लीगल एडवाइज़र जो है वैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर SC मुखर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो है अस्थायी अध्यक्ष बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। फिर नेक्स्ट जो है विधानसभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है द्वारा संविधान की उद्देशिका पेश की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव जो है रिजोल्यूशन पेश की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विधानसभा की तीसरी बैठक जब होती है 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जो बाद में हमारे पहले प्रधानमंत्री भी बनेंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देशिका जो है पेश की गई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तीसरी जो है विधानसभा में, ठीक है, और जो कि कब गठित हुई 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देशिका जो है फिर आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बनती है बच्चों, ठीक है। तो हमारा प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल हमारी बनती है प्रस्तावना, जो उद्देशिका होती है उसी वही आगे चलकर फिर प्रस्तावना हमारी बनती है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो होते थे क्लीमेंट एटली, उसी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भाई 30 जून 1948 ईस्वी से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये कहा था कि भाई भारत है उसको 30 जून 1948 तक है आज़ाद कर दिया जाएगा। और इस प्रकार बच्चों मार्च 1947 को भारत का अंतिम वायसराय फिर बनकर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद में रखना है। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो मार्च 1947 को ये बने थे। और ये जो है जब आए भारत में अंतिम वायसराय बनकर, तो ये 2 प्लान लेके आए थे अपने साथ लॉर्ड माउंटबेटन 1947 मार्च 1947 में। तो क्या 2 प्लान थे इसके पास? एक माउंटबेटन प्लान था इसके पास, दूसरा डिक्की बर्ड प्लान था। तो बच्चों जो माउंटबेटन प्लान है, इसी प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान है उसका विभाजन हुआ था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और जो डिक्की बर्ड प्लान है ये लेके आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसी के द्वारा भारत की संविधान सभा का विभाजन हुआ था। मतलब भारत और पाकिस्तान जो है उनकी अलग अलग संविधान सभाएँ बनाई गई थी, ठीक है। तो डिक्की बर्ड प्लान के तहत ये हुआ था और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन प्लान के तहत, जो मार्च 1947 में जो है बच्चों ये वायसराय बन के आए थे। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं फिर भारत की संविधान सभा का भी विभाजन होता है। तो भारत की संविधान सभा में उस टाइम जो है 389 सदस्य हुआ करते थे कुल। और इसमें फिर जो है जो 389 में ये पूरे जो 89 है इसमें एक और दे दो 90 हो गए। तो ये 90 सदस्य है पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, ठीक है। और बाकी के जो ये 300 है उसमें से एक कम करेंगे 299, ठीक है। ये जो 299 सदस्य है वो भारत की संविधान सभा में चले गए। तो इस प्रकार पहले जो है भारत की संविधान सभा में 389 थे, जिसमें से ये 89 + 1 90 जो है सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। और पाकिस्तान की संविधान सभा का फिर अध्यक्ष जो है किसे बनाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। और जो भारत की संविधान सभा का जो फिर अध्यक्ष बनाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा की अध्यक्षता की इन्होंने। 299 जो है सदस्य थे, पाकिस्तान की विधानसभा में 90 थे। ये दोनों ही हमें ध्यान में रखना है। और फाइनली बच्चों 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया और ये जो है 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। और यही जो है फिर कहलाया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ये आपका कहलाया। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को एक बिल पेश किया गया जो पास हुआ था 28 जुलाई को 1947 को। और यही जो है बना जो है ये जो बिल कहलाया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये जो फाइनल जो है हमारा अधिनियम था। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही फिर बच्चों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग करके एक नया राष्ट्र बना दिया गया।
और 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे घोषणा की गई भारत की आज़ादी की। तो इस प्रकार बच्चों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है राष्ट्र बना, नेशन बना, और जो है हमारा जो इंडिया है आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इंडिया इंडिपेंडेंस डे हमारा बनाया जाता है 15 अगस्त बच्चों को। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी हुई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार बच्चों भारतीय जो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक जो है फेमस स्पीच भी दी थी इन्होंने, और फिर स्टार्ट होता है हमारा संविधान सभा का निर्माण, हमारा संविधान का निर्माण होता है। संविधान सभा तो हमारी हो चुकी थी, हमारे संविधान का निर्माण होता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान का निर्माण का कार्य शुरू होता है फिर, और फिर इम्पोर्टेंट डेट आपको ये ध्यान में रखनी है बच्चों, 29 अगस्त। ठीक है, तो हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। अगले ही 2 वीक में बच्चों, अगले ही 2 वीक में 14 दिन इसमें जोड़ेंगे तो 29 डेज़ बनेंगे। तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और अगले ही 2 वीक में 29 अगस्त 1947 को हमारी संविधान सभा की अगली बैठक है वो बुलाई गई थी। ठीक है, और इसी बैठक में जो है बच्चों 29 अगस्त 1947 को ही हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक प्रारूप तैयार किया गया, और इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप समिति कहा जाता है। तो प्रारूप समिति है उसका गठन कब किया गया? आज़ादी के 2 वीक बाद। ठीक है, तो आज़ादी 15 अगस्त को हुई थी, और उसके 2 वीक बाद मीन्स 29 अगस्त को हमारे संविधान जो है का ड्राफ्ट जो है तैयार किया जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई जाती है। और बच्चों ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, प्रारूप जो है समिति हमारी बनती है, समिति में कुल 7 सदस्य आपके होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ड्राफ्टिंग जो कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, प्रारूप समिति, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इम्पोर्टेंट नोट आपको ये ध्यान में रखना है कि संविधान सभा के निर्माण में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उसकी एंट्री होती है 29 अगस्त 1947 को, जब आपकी प्रारूप समिति बनाई गई थी। फिर इसमें इनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया था प्रारूप समिति का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो 7 सदस्य इसमें थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, और 6 अन्य सदस्य कौन थे वो भी हम देख लेते हैं बच्चों, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 6 अन्य सदस्य हमारे, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं डीपी खेतान। तो डीपी खेतान बनते हैं, बट बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर इनकी जगह फिर ले लेते हैं टीटी कृष्णमाचारी। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है सदस्य होते हैं। ठीक है, तो डीपी खेतान होते हैं, बट उनकी डेथ हो जाने के बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को बना दिया जाता है। फिर बीएल मित्रा जी है, बीएल मित्रा है, ये बाद में रिजाइन दे देते हैं क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ विवाद हो जाता है इनका, और फिर इन्हीं बीएल मित्रा के स्थान पर माधव राय जो है उनको बना दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों थर्ड आपके रहते हैं के एम मुंशी। ठीक है, फोर्थ आपके होते हैं मोहम्मद सादुल्ला, और फिफ्थ होते हैं गोपाल स्वामी अयंगर, और जो है सिक्स्थ होते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये 6 जो है सदस्य थे आपके। ठीक है, तो प्रारूप समिति है उसके 6 ये सदस्य थे, आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनाकर तैयार किया गया, और उसे अंगीकृत किया गया, मीन्स अडोप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है बच्चों कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा बनकर तैयार हुआ, और फिर हमारे संविधान को अडोप्ट कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। और बच्चों इसी जो है वजह से हम हर साल जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो संविधान दिवस है, वो हम कब बनाते हैं? हम संविधान दिवस बनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 का हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। हमने अपने संविधान को अंगीकृत कर लिया था, हमारा संविधान को अडोप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। इम्पोर्टेंट डेट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और बच्चों हमारा जो संविधान है लागू कब किया गया था? ठीक है, इसको लागू किया गया था इसी जो है तारीख 26 जनवरी को, बट 2 महीने के बाद
26 नवंबर 1949 को तो अंगीकृत अडोप्ट किया गया था, लेकिन लागू किया गया था अगले 2 महीने के बाद। अगले 2 महीने हो जाते हैं 1950 में, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और बच्चों फिर इसी 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्योंकि बच्चों सबसे पहले जो है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज जो है दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो कांग्रेस ने अपना जो है सबसे पहला जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इसी डेट को इसलिए हमारा जो संविधान है उसको लागू किया गया था 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। और बच्चों इसलिए इस 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस हम कहते हैं। रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हमारा रिपब्लिक डे तो होता है 26 जनवरी को, लेकिन हमारा संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों ये। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट जो है ये हमारा टॉपिक हो चुका है। अगला हम टॉपिक देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक जो प्रभाव जो है हमारे इंडिया पे क्या क्या रहा है, तो वो सारे हम देखेंगे। तो ब्रिटिश सरकार का जो आर्थिक प्रभाव क्या रहता है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर क्या पड़ता है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म। साम्राज्यवाद बच्चों ये क्या है? एक देश के द्वारा दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाना और वहाँ के लोगों का राजनीतिक और आर्थिक जो है तरीके से उनका शोषण करना, उनको नियंत्रण में कर लेना ही क्या कहलाता है? आपका साम्राज्यवाद। ठीक है, तो भारत में जो साम्राज्यवाद का जो विकास है बच्चों, आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में जो है से ये जो है कहानी शुरू होती है भारत में साम्राज्यवाद के विकास की। तो 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने के लिए आते हैं। और भारत में आकर ये जो है 3 प्रेसिडेंसियों में अपना व्यापार शुरू करते हैं। और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी होती है? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट जो है बच्चों साम्राज्यवाद का जो विकास मतलब इम्पोर्टेंट तब होता है कि जब 1757 की ये डेट होती है। इस डेट को 1757 ईस्वी में भारत में होता है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा जाता है? 1757 में। और अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद का डेवलपमेंट शुरू हुआ रियलिटी में यहाँ से, जब बच्चों रॉबर्ट क्लाइव है उसने सिराजुद्दौला को इस युद्ध में पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये साम्राज्यवाद का डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो जाता है। और 1757 में जो है प्लासी के युद्ध में हार जाते हैं सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये जीत जाते हैं। और फिर अनेक जो है बच्चों कुछ और युद्ध होते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध में जो है अंग्रेज़ जीतते हैं। 1765 में फिर इलाहाबाद की संधि भी होती है। और फिर 1765 से लेकर 72 जो है तक सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा की बंगाल में जो है जो द्वैत शासन लगाया गया था। तो द्वैत शासन 1765 से 72 तक ये लगा। और इस द्वैत शासन ने भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साम्राज्यवाद के विकास में। ठीक है, तो साम्राज्यवाद के भारत में 3 जो है फेजेस हम पढ़ेंगे, 3 चरण रहे हैं। प्रथम चरण है हम देखेंगे साम्राज्यवाद का जो विकास हुआ था 1757 ईस्वी का जो ये युद्ध हुआ था प्लासी का बच्चों। और 1757 से लेकर 1857 का जो अधिनियम आता है तब तक हम ये पहला चरण पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे इसमें जो है इस जो प्रथम जो है चरण को कहेंगे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो कमर्शियल कैपिटलिज्म इसको हम कहते हैं प्रथम चरण को। 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक के प्रथम चरण को वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं। और इस चरण में अंग्रेजों का जो पूरा ध्यान भारत में लूट पर रहता है। ठीक है, और भारतीय सत्ता पर जो है पूर्ण अधिकार करना रहता है। तो ये जो है प्रथम चरण होता है। फिर उसके बाद में जो द्वितीय चरण हमारा 1813 का जो अधिनियम होता है बच्चों, उसके बाद से लेकर 1857 की क्रांति तक दूसरा चरण माना जाता है। और इसको हम कहेंगे औद्योगिक पूंजीवाद, जिसको इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का चरण हम कहेंगे। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के जो चरण है 1813 से लेकर 57 ईस्वी तक, इसमें जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसमें भारत से जो है उन्होंने कच्चे माल का निर्यात किया और पक्का माल जो है का आयात कर भारतीय बाज़ारों में जो है उपभोग करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा इस टाइम पीरियड के दौरान। तो ये बच्चों आपका ये द्वितीय चरण है। थर्ड जो है फेज़ हम इसमें पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बाद
से लेकर हमारी आज़ादी तक, तो 1858 से लेकर 1947 तक का जो फेज़ रहा है उसको हम वित्तीय पूंजीवाद का जो फेज़ कहेंगे, जिसको फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहेंगे। इसमें मुख्य उद्देश्य जो है अंग्रेज़ों का रहा कि भाई भारतीयों का आर्थिक शोषण करके उनको अपना ऋणी कर्जदार बनाना इनका मुख्य उद्देश्य रहा थर्ड फेज़ में। और भारतीयों का आर्थिक शोषण करने में महत्वपूर्ण जो है योगदान निभाया अंग्रेज़ों की कुछ भू राजस्व प्रणालियों ने। तो बच्चों अंग्रेज़ों ने बहुत सारी भू राजस्व प्रणालियाँ जो है लागू की थी ताकि भारत जो है का आर्थिक शोषण हो सके, उनको अपना कर्जदार बना सके, ठीक है, उनको अपना ऋणी बना सके। तो कौन कौन सी जो भू राजस्व प्रणालियाँ जो है अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी भारत में, वो सारी हम पढ़ेंगे बच्चों। तो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में जो है 3 जो है मुख्य रूप से भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी, जिनको हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो भू राजस्व प्रणाली में आपका आएगा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम जमींदारी जो है सिस्टम भी कहते हैं। तो बच्चों अंग्रेज़ों ने जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम मीन्स जिसको हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, तो अंग्रेज़ों ने ये लागू की स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा, और ये शुरुआत होती है 1793 ईस्वी में, और लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये करते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वाइसराय होते हैं, उनके द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त है शुरू किया जाता है 1793 ईस्वी में। और बच्चों ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य जो हुआ करता था उसका जो है कुल 19% भूभाग पर जो है ये लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा। और इसमें बच्चों राजस्व देने की जो जिम्मेदारी है जमींदारों की होती थी, जो भूमि का जो है अधिग्रहण किया करते थे, ठीक है। तो राजस्व देने की जो जमींदारों की होती थी जमींदारी प्रथा में, ठीक है, और ये भूमि का अधिग्रहण किया करते हैं। और कुल ब्रिटिश साम्राज्य का जो है 19% भूभाग पर ये लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा, ठीक है। तो सेकंड जो है बच्चों इन्होंने जो भू राजस्व प्रणाली जो है शुरू की अंग्रेज़ों ने, रैयतवाड़ी जो है सिस्टम इसने शुरू किया, रैयतवाड़ी प्रथा। ये जो है थॉमस मुनरो जो है वाइसराय के द्वारा शुरू की गई थी 1820 ईस्वी में। और कुल ब्रिटिश जो भाग होता था भारत में उसका जो है 51% भाग पर जो है ये लागू किया गया था रैयतवाड़ी जो है प्रथा। और इसमें जो है लगान और राजस्व जो है वो प्रत्यक्ष रूप से किसानों द्वारा जो है दिया जाता था, जो भूमि के ये वास्तविक मालिक होते थे। तो लगान और जो राजस्व है वो डायरेक्टली जो है किसानों के द्वारा जो है दिया जाता था, जो कि भूमि के वास्तविक मालिक होते थे। और जो है कुल ब्रिटिश भाग का 51% जो है भाग पर ये लागू किया गया था, ठीक है बच्चों। फिर जो है नेक्स्ट जो है भू राजस्व प्रणाली जो अंग्रेज़ों के द्वारा इम्पोर्टेंट शुरू की गई महालवाड़ी प्रथा। ये क्या थी? ये बच्चों 1833 में शुरू की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। और अंग्रेज़ों के कुल भूभाग जो है कि 30% भाग पर ये लागू की गई थी। और इसमें जो है लगान चुकाने की जो जिम्मेदारी होती थी वो एक महाल की होती थी। एक महाल मतलब एक पूरे गांव की होती थी, और ये सारे जो है पूरा गांव मिलकर लगान को चुकाते थे। तो टोटल जो है 30% भूभाग पर जो है महालवाड़ी जो है प्रथा शुरू की गई थी 1833 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो है वाइसराय जो है होते थे। तो ये जो है कुछ भू राजस्व प्रणाली थी बच्चों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो स्थायी बंदोबस्त है, जो जमींदारी प्रथा है, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट जो है सिस्टम भी कह सकते हैं, इसमें जो कर था वो कितना लिया जाता था? इसमें बच्चों जो कर है, जो राजस्व है, वो जमींदार तो जो होता था ना, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा है, तो इसमें जमींदार है वो कुल उपज, जितनी भी उपज होती थी, जितना भी प्रोडक्शन होता था, तो उस कुल उपज का 1/11 हिस्सा मीन्स 11 हिस्सों में से एक हिस्सा सिर्फ जमींदार अपने पास रखते थे। और इन 11 हिस्सों में से जो है 10 हिस्से जो है वो अंग्रेज़ों को दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये स्थायी बंदोबस्त है जमींदारी प्रथा थी, जिसमें ये डिसाइड कर रखा था बच्चों ये टोटल टैक्स। और यह मुख्य रूप से कहाँ पे शुरू की गई थी जमींदारी प्रथा? स्थायी बंदोबस्त ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तर जो है उत्तरी कर्नाटक में ये लागू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और बच्चों जो रैयतवाड़ी प्रथा थी उसमें जो है कुल कितना टैक्स लिया जाता, कितना कर लिया जाता था? तो इसमें जो लगान की जो दर होती थी वो 33 से लेकर 55% तक होती थी। और इसको कहाँ पर लागू किया गया था? इसको मुख्य रूप से आपका ये बम्बई, मद्रास जो है और असम में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ पे होती थी? बम्बई, मद्रास, असम में। महालवाड़ी जो प्रथा है इसमें लगान की जो है रेट कितनी थी?
जो है 60% तक जो है लगान वसूल किया जाता था, कुल उपज का 60%। ठीक है। और ये जो बच्चों महालवाड़ी जो प्रथा है ये शुरू की गई थी आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। तो ये सारी जो है भू राजस्व प्रणालियाँ है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है शुरू की गई थी हमारा आर्थिक शोषण करने के लिए, हमें अपना जो है अंग्रेज़ों का ऋणी जो है बनाने के लिए ये शुरू की गई थी। फिर बच्चों इसके अलावा हमारा जो एक अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इसी में कवर कर लेते हैं बच्चों। इसमें इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्री एक्ट्स भी शुरू किए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो लागू किए गए प्रमुख कारखाना अधिनियम भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से कारखाना अधिनियम अंग्रेज़ों ने बनाए थे। तो सबसे पहले जो है प्रथम कारखाना अधिनियम जो बनाया गया था वो 1881 में बनाया गया था बच्चों। और वायसराय जो है उस टाइम जो है प्रथम कारखाना अधिनियम के दौरान लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें जो 100 मज़दूर होते थे, 100 मज़दूर से ज़्यादा अगर कारखाने में होंगे तो 100 मज़दूरों से अधिक वाले कारखानों पर ये लागू किया गया था। सबसे पहली बात तो ये है। और इसके तहत जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, 7 साल से कम वाले बच्चे हैं कारखानों में काम नहीं कर सकेंगे, ये रोक लगाई गई थी। लॉर्ड रिपन वायसराय के समय में 1881 में ये कारखाना अधिनियम आया था प्रथम। और 100 से ज़्यादा जो है मज़दूर जिस कारखाने में होते थे उस पर ये लागू किया गया था ये प्रथम कारखाना अधिनियम। सेकंड जो है बच्चों फिर अगले ही जो है 10 साल में 1881 के बाद में अगले 10 साल में मेनली जो है लगभग 10 साल में ये अधिनियम जो है चेंज होते थे। तो कारखाना अधिनियम 1891 में फिर आया और इसमें जो वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन हुआ करते थे। ठीक है। और इसमें क्या प्रावधान, क्या बदलाव किए गए, इसमें बदलाव किया गया कि भाई 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कार्य करने पर रोक लगाई गई। भाई 9 साल से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकेंगे। और जो महिलाएं होती थी उनको रात्रि जो है 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक वो कार्य नहीं कर सकती थी। ये कारखाना अधिनियम 1891 के तहत लैंसडाउन जो है वायसराय हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा कारखाना अधिनियम आता है 1911। ठीक है बच्चों। तो 1891 के बाद में फिर बच्चों आता है ये 1911 में कारखाना अधिनियम। इस दौरान जो वायसराय होते हैं आपका लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय होते हैं, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। इस कारखाना अधिनियम 1911 में क्या क्या जो है बदलाव किए गए, इसमें एक इम्पोर्टेंट बदलाव ये किया गया कि पुरुषों की जो है कार्य करने की जो अवधि निर्धारित की गई भाई 12 घंटे। ठीक है। तो 12 घंटे तक जो है पुरुष कार्य करेंगे और बच्चों को शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कार्य करने पर रोक लगाई गई। ठीक है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक काम नहीं कर सकेंगे बच्चे। और कारखाना अधिनियम जो है 1922 फिर बच्चों अगले ही 10 साल में फिर एक और कारखाना अधिनियम 1922 आता है। इस दौरान जो है वायसराय आपके रहते हैं लॉर्ड रीडिंग। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया कि भाई 12 से 15 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनको कार्य करने की परमिशन दी गई, जिनकी कार्य अवधि जो है 6 घंटे निर्धारित की गई थी। 12 से 15 साल के बच्चे कारखानों में काम कर सकेंगे और 6 घंटे काम कर सकेंगे, ये डिसाइड किया गया कारखाना अधिनियम 1922 में। वायसराय लॉर्ड रीडिंग थी। उसके बाद में बच्चों अगला कारखाना अधिनियम 1934 में आता है। ठीक है। तो अगले ही 10 से 11 साल में फिर एक और कारखाना अधिनियम 1934 आता है। इस दौरान वायसराय आपके रहते हैं लॉर्ड विलिंगटन, ये वायसराय रहते हैं। इन्होंने प्रावधान क्या किया गया कि पुरुषों की जो कार्य अवधि है वो 11 घंटे निर्धारित की गई थी इसमें। ठीक है। तो 11 घंटे काम करेंगे। और फिर कारखाना अधिनियम 1944 आया, ये इम्पोर्टेंट बच्चों लॉर्ड वेवेल के समय में। ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल के समय में 1944 में कारखाना अधिनियम आया और इसमें जो है बच्चों क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें कार्य जो अवधि है 9 घंटे निर्धारित किए गई थी। पहले इससे पहले 11 घंटे होती थी, अब जो है 9 घंटे कार्य जो है अवधि निर्धारित की गई। और कारखानों में जो है कैंटीन की व्यवस्था भी शुरू की गई थी कारखाना अधिनियम 1944 के तहत बच्चों। ठीक है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है कारखाना अधिनियम थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किए गए थे। आप सभी को इनको ध्यान में रखना है बच्चों। कौन कौन से वायसराय ने कौन कौन से अधिनियम जो है स्टार्ट किए, सभी डेट आपको रखनी है याद। ठीक है। और अब बच्चों हमारे अगली क्लास में टॉपिक होगा कुछ जो है सोशल रिलीजियस जो है मूवमेंट हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के जो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हैं
वो हम पढ़ेंगे बच्चों अगली क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।